जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं 29 अक्टूबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स की। प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना ने अपने 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपको याद रखना है और इसीलिए इस स्कीम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना लॉन्च की गई थी 28 अक्टूबर 2014 को। याद रखिएगा, डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रही हैं आजकल एग्जाम्स में। तो 28 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना लॉन्च की गई थी। इस स्कीम का टाइप क्या है? तो इस स्कीम का टाइप है सेंट्रल सेक्टर की ये स्कीम है। मतलब सारा का सारा जो खर्चा वहन होगा वो केंद्र सरकार द्वारा होगा। इसका एम क्या है इस स्कीम का? तो नाम से ही समझ में आ रहा है, वन बंधुओं के कल्याण के लिए। वन बंधु कौन होते हैं? जो भी ट्राइबल डिवेलर्स होते हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन होती है, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये स्कीम लाई गई है। तो एम क्या है इसका? टू इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन एंड प्रिजर्व देयर कल्चरल हेरिटेज एंड आइडेंटिटी। ट्राइबल पॉपुलेशंस की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करना और साथ ही साथ ट्राइबल पॉपुलेशन के कल्चरल हेरिटेज और कल्चरल आइडेंटिटी को भी प्रिजर्व करना, ये एम हो जाता है प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना का। कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करेगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स MOTA इसको इंप्लीमेंट करेगी। फोकस एरियाज होगा इंटीग्रेटेड, होलिस्टिक एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। डिटेल्स देख लेते हैं कंपोनेंट्स की जो इसके अंदर हैं, वन बंधु कल्याण योजना के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं। तो पहला कंपोनेंट जो है वो है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। आदि आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना पहला कंपोनेंट है प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत जितने भी ग्राम हैं, गांव हैं, उनको डेवलप किया जाएगा। गांव की रोड्स को, गांव के टेलीकॉम को, गांव में वाटर को, गांव की एजुकेशन को, हेल्थ को, ड्रेनेज को, इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया जाएगा। तो लगभग 36,428 गाँवों को डेवलप किया जाएगा। सड़क में, रोड में, वाटर में, एजुकेशन में, इन सारे सेक्टर्स में डेवलप किया जाएगा और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगा 36,000 गाँव का, जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन 50% या उससे ज़्यादा है, या जहाँ पे 500 एक्सटीज, जहाँ पे 500 शेड्यूल्ड ट्राइब्स ड्वेल करते हैं, रहते हैं, वहाँ उस जगहों को, उन गाँवों को ये डेवलप किया जाएगा, कन्वर्जेंस किया जाएगा, कन्वर्जेंस डेवलपमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट कंपोनेंट है डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इसके बाद जो कंपोनेंट है वो क्या करेगा? वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है उनको, उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेगा, उनके कल्चरल प्रिजर्वेशन का एम करेगा और साथ ही साथ उनके हेरिटेज को एम करेगा प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है। PVTGs अंडर PM-PVTG मिशन बेसिक फैसिलिटीज लाइक हाउसिंग, वाटर एंड कनेक्टिविटी आर प्रोवाइडेड। तो PVTGs जो है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है उनको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएगी, मुहैया कराई जाएगी, जैसे हाउसिंग से संबंधित जो भी है, आवासीय योजना, जल से संबंधित जो भी योजना है, कनेक्टिविटी से संबंधित जो भी योजना है वो मुहैया कराई जाएगी। नेक्स्ट है सपोर्ट टू ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी कॉलेज है जो कि ट्राइबल रिसर्च में अपना काम कर रहा है, तो उनको क्या मिलेंगे? उनको फंड्स मिलेंगे ताकि वो रिसर्च कर सके, डॉक्यूमेंटेशन कर सके और स्टडीज़ कंडक्ट कर सके रिलेटेड टू ट्राइबल इश्यूज़। नेक्स्ट है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का प्रोविजन, जो कि ओपन होगा सारे ST स्टूडेंट्स के लिए इन क्लास 9th एंड 10th, और जिनकी फैमिली इनकम होगी बिलो 2.5 लाख। तो जिन ST फैमिलीज की इनकम है 2.5 लाख रुपए, उनमें से कोई भी बच्चा अगर 9th या 10th में है तो वो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, वो क्या हो जाता है? प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाता है। इसमें 75% जो है फंड सेंटर देगी और जो 25% है वो स्टेट देगी, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम तो है ओवरऑल, लेकिन कुछ कंपोनेंट्स है जिसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ये हो जाती है, जैसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये वाला जो प्रोविजन है जहाँ पे 70% फंड जो है केंद्र सरकार देगी और बाकी का बचा 25% स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार देगी। इसके बाद है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जहाँ पे ये भी ओपन है टू ऑल ST स्टूडेंट्स फ्रॉम 11th ऑनवर्ड्स, और जिन फैमिली की इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है और कोई भी बच्चा उस फैमिली का 11 में है, क्लास 11 में, क्लास 11th में है, तो वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाता है। इसमें भी वही कंट्रीब्यूशन पैटर्न है, मतलब 75% सेंट्रल गवर्नमेंट का और 25% स्टेट गवर्नमेंट का। तो आशा करते हैं ये हमारे सारी चीज़ें कवर हो गई हैं प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना में।
17th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कराया गया है गुजरात में। ये आपको याद रखना है। कौन सा एडिशन है अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का? तो ये 17th एडिशन है। किसने ऑर्गेनाइज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अर्बन मोबिलिटी आप समझ के मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ना सोचिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का इनिशिएटिव है, का ये कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन है। 17th अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे होस्ट किया गया है? तो ये गुजरात में होस्ट किया गया है। थीम क्या है इसकी? स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस। जितने भी अर्बन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस हैं उनको स्टैंडर्डाइज करना और ऑप्टिमाइज करना, ये इस बार की थीम रही है 17th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन की। साथ ही साथ कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं, तो देख लेते हैं कौन से अवार्ड्स दिए गए हैं और कौन उन कैटेगरीज में विनर रहा है। तो सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है सिटी विद मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सिटी विद मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अवार्ड गया है कोची मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। सिटी विद बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अवार्ड गया है भुवनेश्वर को, जिसकी ऑर्गेनाइजेशन है कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात हुई है, ठीक है। इसके बाद है सिटी विद बेस्ट नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो श्रीनगर है, श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड है। सिटी विद बेस्ट सेफ्टी सिक्योरिटी सिस्टम एंड रिकॉर्ड, तो ये गांधीनगर है, जहाँ पे ये सम्मेलन होस्ट किया गया था 17th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस। गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इसकी ऑर्गेनाइजेशन है। सिटी विद बेस्ट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सबसे बेस्ट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ का है? तो सूरत का है, सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का। सिटी विद मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, तो ये जम्मू है, जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड। सिटी विद बेस्ट रिकॉर्ड ऑफ पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इन ट्रांसपोर्ट, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इन ट्रांसपोर्ट, तो ये बेंगलुरु का है। साथ ही साथ मेट्रो रेल विद बेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन भी बेंगलुरु को अवार्ड ये दिया गया है। फिर लास्ट में अवार्ड है मेट्रो रेल विद बेस्ट पैसेंजर सर्विसेज एंड सेटिस्फैक्शन, तो ये अवार्ड दिया गया है मुंबई की मेट्रो रेल को। तो ये बात आपको याद रखने की कोशिश करिएगा, धीरे धीरे याद हो जाएंगे सारे अवार्ड कैटेगरी के विनर्स। नेक्स्ट चर्चा करते हैं डीजी फ्रेमवर्क की। तो डीजी फ्रेमवर्क क्या है? ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया है, ठीक है। डीजी फ्रेमवर्क क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया। तो क्या करेगा ये? इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करेगा। इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करने के लिए डीजी फ्रेमवर्क आया है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, याद रखिएगा। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, इसमें जापान है और इसमें साउथ कोरिया है। 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं इसमें डीजी फ्रेमवर्क में जो पार्टिसिपेट करेंगी, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और साउथ कोरिया। फोकस एरियाज क्या रहेगा? तो 5G रहेगा, ओपन RAN रहेगा, सबमरीन केबल्स रहेंगी, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स, डेटा सेंटर्स, स्मार्ट सिटीज, ई कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी। कमिटमेंट क्या है? ये डेमोन्स्ट्रेट करता है, डीजी फ्रेमवर्क ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि यूएस, जापान और साउथ कोरिया कमिटेड है इंडिया के विजन को सपोर्ट करने के लिए ऑफ हाई क्वालिटी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इससे ये समझ में आता है कि जो 3 कंट्रीज है यूएस, जापान और साउथ कोरिया, वो इंडिया के हाई क्वालिटी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट करेंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ब्राज़ील ने ऑप्ट आउट किया है चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। तो ये डिसीजन लिया गया है ब्राज़ील द्वारा। आपको डायरेक्टली यही पूछा जाएगा कि किस कंट्री ने ऑप्ट आउट किया है चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, तो आपको याद रखना है ब्राज़ील ने ये किया है, चोज नॉट टू जॉइन चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ये ब्रिक्स में दूसरा मेंबर है। इससे पहले इंडिया ने ऑलरेडी बॉयकॉट कर रखा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। ब्रिक्स जो कि एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिको इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। उसमें इंडिया ने पहले ही BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बॉयकॉट किया था। अब इसके बाद ब्राज़ील ने भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से ऑप्ट आउट किया है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा का ये डिसीजन था, ये बात याद रखिएगा। BRI आई थी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च की गई थी चाइना द्वारा 2014 में, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में काम करता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ब्रिक्स सम्मेलन में कुछ गिफ्ट्स दिए हैं। तो ब्रिक्स सम्मेलन की हम लोग ने बात की थी अपने पुराने करंट अफेयर्स में, जहाँ पे हमने आपको बताया था ब्रिक्स समिट जो है रशिया में हो रहा है। हमने आपको पूरी लिस्ट दिखाई थी कि पहला कहाँ हुआ था, लास्ट कहाँ हुआ था, इंडिया ने कब कब होस्ट किया है, और ये सारी बातें हमने की थी अपने पुराने करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स में। तो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ जाके ये चेकआउट कर सकते हैं आपकी ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में जो भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है।
तो ब्रिक्स समिट जो कि कजान रशिया में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, होस्ट किया जा रहा है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ यूनिक हैंडीक्राफ्टेड आर्टिफैक्ट्स दिए हैं कंट्रीज को या कंट्रीज के हेड को। तो देख लेते हैं किनको किनको क्या क्या गिफ्ट्स दिए गए हैं। तो सोहराई पेंटिंग दी गई है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को। सोहराई पेंटिंग कहाँ की है? ये हजारीबाग झारखंड की है। इसमें जो है नेचुरल पिगमेंट्स यूज़ करते हैं। इसमें ब्रश यूज़ होता है जो कि ट्विग से बने होते हैं, राइस स्ट्रॉ बने होते हैं और फिंगर्स से बने होते हैं। मोटिव्स यूज़ होते हैं एनिमल के, बर्ड्स के, नेचर के। साथ ही साथ अर्दी टोन्स यूज़ होती हैं इसमें, रिप्रेजेंटिंग फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो खैर आपको इतना फीचर्स नहीं याद रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि सोहराई पेंटिंग किसको दी गई है। तो ये व्लादिमीर पुतिन साहब को दी गई है। और ये कहाँ का है, कहाँ की है, इसका ओरिजिन कहाँ का है? तो इसका ओरिजिन है हजारीबाग झारखंड का। नेक्स्ट है मदर ऑफ पर्ल सी शेल वास। तो एक वास दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ ईरान को, ईरान के प्रेसिडेंट को दिया गया है मदर ऑफ पर्ल शीशेल वास। ये कहाँ का ओरिजिन है, इसका कहाँ का ओरिजिन है? तो ये कोंकण रीजन को बिलोंग करता है, महाराष्ट्र की। जिसमें क्या होता है, केयरफुली सिलेक्टेड शी शेल्स को क्राफ्ट किया जाता है, शेप किया जाता है, पॉलिश किया जाता है, नोन फॉर लग्जरी एंड एक्सक्लूसिविटी। ठीक है, तो ये हो गई बात मदर ऑफ पर्ल शी शेल वास की। इसके बाद वारली पेंटिंग दी गई है प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान को। तो वारली पेंटिंग कहाँ की ओरिजिन है? तो ये पालघर महाराष्ट्र की ओरिजिन है। इसमें ज्योमेट्रिक शेप्स यूज होते हैं, सर्कल्स, ट्राइंगल्स, लाइंस विच डिपिक्ट नेचर एंड डेली लाइफ। सीन्स यूज होते हैं डांसिंग से, फार्मिंग से, हंटिंग से। और ये ट्रेडिशनली क्रिएट किया गया था वर्ली वुमेन द्वारा ऑन मड वॉल्स। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ गिफ्ट याद रखिएगा, उनके रेसिपिएंट्स याद रखिएगा और उनकी ओरिजिन याद रखिएगा। प्रो कबड्डी लीग को बेस्ट स्पोर्ट्स लीग ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो याद रखना है आपको किस लीग को ये बेस्ट स्पोर्ट्स लीग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो प्रो कबड्डी लीग को बेस्ट स्पोर्ट्स लीग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। इसी के साथ साथ पुनेरी पल्टन को स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो दो बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड्स हैं, ध्यान दीजिए। प्रो कबड्डी लीग ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, प्रो कबड्डी लीग को मिला है बेस्ट स्पोर्ट्स लीग ऑफ द ईयर का अवार्ड, और पुनेरी पल्टन को मिला है स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज ऑफ द ईयर का अवार्ड। अब ये अवार्ड किसने दिया है, ये भी याद रखने वाली चीज़ है। ये अवार्ड दिया गया है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड ने। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड ने ये अवार्ड दिया है। पुनेरी पल्टन को स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज ऑफ द ईयर अवार्ड और प्रो कबड्डी लीग को बेस्ट स्पोर्ट्स लीग ऑफ द ईयर का अवार्ड। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियन विकेट कीपर बैटर है मैथ्यू वेड, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है अपना। तो ये बात आपको याद रखनी है। मैथ्यू वेड कहाँ से आते हैं? मैथ्यू वेड ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर और बैटर हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये खेलते हैं मैथ्यू वेड, और इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गई। तो मैथ्यू वेड साहब क्या किए हैं, ये अपना अनाउंसमेंट किए हैं रिटायरमेंट का। और ये कहाँ से आते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग करते हैं। बैलन डी और सेरेमनी अवार्ड्स की बात करते हैं 2024 की। तो ये जो अवार्ड दिया जाता है ये फुटबॉल का मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है। बैलन डी और अवार्ड कहाँ पे दिया गया है? पेरिस, फ्रांस में ये दिया गया है। अवार्डिंग बॉडी कौन सी है? तो फ्रांस फुटबॉल इस बैलन डी और सेरेमनी को अवार्ड देती है इन पार्टनरशिप विद यूईएफए। देख लेते हैं अवार्ड कैटेगरी में विनर्स कौन कौन है। तो मेंस बैलन डियर अवार्ड मिला है रॉड्री को, जो कि स्पेन की तरफ से खेलते हैं, याद रखिएगा। रॉड्री ये मेंस बैलन डियर विनर ऑफ द ईयर है, जो आते हैं स्पेन से, जिनका नाम है रॉड्री। विमेंस बैलन डियर विनर है आइताना बॉनमती, जो कि स्पेन से खेलती हैं, स्पेनिश फुटबॉलर है, स्पेनिश फीमेल फुटबॉलर है। कोपा ट्रॉफी जो कि बेस्ट प्लेयर अंडर 21 को ऑनर करती है, ये गई है लामीन यमाल को, ये भी स्पेन से आते हैं। मेंस क्लब ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है रियल मैड्रिड को। कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है कार्लो एनेक्लॉटी को, जो कि रियल मैड्रिड के कोच हैं। यासिन ट्रॉफी जो कि बेस्ट गोलकीपर को जाती है, ये गया है एमिलियाना मार्टिनेज को, जो कि अर्जेंटीना से हैं। जर्ड मुलर ट्रॉफी जो कि टॉप स्कोरर को जाती है, ये काइलिन मबापे हैं जो फ्रांस से खेलते हैं, और हैरी केन जो इंग्लैंड से खेलते हैं, इन दोनों को ये ट्रॉफी गई है। कोच ऑफ द ईयर विमेन का अवार्ड गया है ईमा हाइस को, जो कि यूएसए चेल्सी से और यूएसए से आती है। ठीक है, साथ ही साथ सोक्रेटिस अवार्ड देख लीजिएगा, ह्यूमैनिटेरियन कंट्रीब्यूशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ फुटबॉल के लिए अवार्ड मिला है जेनी हरमोजो को, जो कि स्पेन से आते हैं। खैर बैलन डी और अवार्ड में मेनली मेंस और विमेंस बैलन डी विनर आपको याद रखना है, जो कि रॉड्री है स्पेन से और एताना बॉनमती है स्पेन से। तो दोनों ही स्पेन से है, याद रखिएगा। एसबीआई और इंडियन एग्जिम बैंक ने
आपस में पार्टनरशिप की है टू ट्रेड फाइनेंसिंग गैप्स इन अफ्रीका। तो ये एक्ट करेंगे एज कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनर्स। इससे क्या होगा, पोटेंशियल शिफ्ट होगी टूवर्ड्स लोकल करेंसी ट्रांजैक्शंस अमंग ब्रिक्स नेशन। तो ये सपोर्ट करेंगी अफ्रीकन बिजनेस को, ट्रेड को एनहांस करने के लिए, साथ ही साथ फाइनेंशियल कोलैबोरेशन भी बढ़ेगा बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीकन नेशंस। तो याद रखने वाली बात ये है कि किस किस ने फाइनेंसिंग पार्टनरशिप की है, तो एसबीआई ने और इंडियन एग्जिम बैंक ने। किसको फाइनेंस करने के लिए, तो अफ्रीकन बिजनेस को एनहांस करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए। तो ये बात आपको याद रखनी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र में, मुंबई में। चेयरमैन है CS शेट्टी साहब, CS शेट्टी इनके चेयरमैन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। इंडियन एग्जिम बैंक की बात करें तो इसके चेयरमैन है मिस्टर हर्षा बंगारी। इसका भी हेड ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, अभी हाल ही में 115वां एपिसोड मन की बात का एयर हुआ है, तो देख लेते हैं मेन थीम्स क्या रही है। तो मेन थीम रही है कंट्री की यूनिटी, कल्चरल हेरिटेज, सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की ग्रोइंग। ये सारी बातें प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में बताई हैं। स्पेशल विजिट की थी उल्हाटू ने, स्पेशल विजिट की थी उल्हाटू, जो कि भगवान बिरसा मुंडा का गांव है झारखंड में। तो ये बात आपको याद रखनी है, उल्हाटू विलेज किसका गांव है, तो ये भगवान बिरसा मुंडा का ये गांव है, ये बात याद रखिएगा। साथ ही साथ मन की बात में हाईलाइट किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल का कंट्रीब्यूशन, भगवान बिरसा मुंडा का कंट्रीब्यूशन, जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा जी ने 1899 में युलगुलन मूवमेंट शुरू किया था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया था, जो देश में 545 500 550 रियासतें थी, उनको एक एक करके, उनको इंटीग्रेट करके एक अखंड भारत का स्वरूप बनाया था। तो इसलिए इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को याद किया गया 115वें एपिसोड मन की बात में। इंडिया का पहला राइटर विलेज इनॉग्रेट किया गया है देहरादून उत्तराखंड में। तो आपको याद रखना है, देहरादून उत्तराखंड में इंडिया का पहला राइटर विलेज इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, राइटर्स विलेज इंडिया का पहला देहरादून उत्तराखंड में इनॉग्रेट किया गया है। किसने इनॉग्रेट किया है, तो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। इसके साथ साथ उत्तराखंड गवर्नर भी थे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, और साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी भी थे इनॉग्रेशन में। क्या इनॉग्रेट किया गया है, इंडिया का पहला राइटर्स विलेज। ये पहला इंडिया का ऐसा है जो कि राइटर्स विलेज के नाम से जाना जाएगा। इससे क्या होगा, राइटर्स अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ, और ये प्रमोट करेगी लिटरेरी कल्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो लिटरेरी कल्चर ऑफ इंडिया को प्रमोट करने के लिए इंडिया का पहला राइटर्स विलेज इनॉग्रेट किया गया है देहरादून उत्तराखंड में, ये बात याद रखिएगा। एसबीआई को नेम किया गया है एज बेस्ट बैंक इन इंडिया फॉर 2024 बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। तो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने एसबीआई को नेम किया है एज बेस्ट बैंक इन इंडिया 2024। तो हल्का सा याद रखिएगा कि ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के मुताबिक इंडिया में सबसे बेहतरीन बैंक जो 2024 में रहा है वो है एसबीआई बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हैरी मेसल अवार्ड के बारे में चर्चा करते हैं। तो हैरी मेसल अवार्ड दिया जाता है लीडरशिप को, कंजर्वेशन लीडरशिप के लिए। लीडरशिप, अगर कंजर्वेशन लीडरशिप है तो उनको अवार्ड किया जाता है, उनको ऑनर किया जाता है। जो भी लीडरशिप इन्वॉल्व है कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट में, उनको हैरी मेसल अवार्ड रिकॉग्नाइज करता है। तो इस बार के रेसिपिएंट कौन रहे हैं, इस बार के रेसिपिएंट रहे हैं विभव कुमार तालुकदार। विभव कुमार तालुकदार इस बार के रेसिपिएंट रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विभव कुमार तालुकदार हैरी मेसल अवार्ड इन्होंने रेसिपिएंट रहे हैं, विभव कुमार तालुकदार हैरी मेसल अवार्ड के। इनका अफिलिएशन क्या है या इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो ये असम बेस्ड कंजर्वेशन साइंटिस्ट हैं, और ये IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन से भी एसोसिएटेड रहे हैं सिंस 1991। इनका स्पेशल कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने एशियन राइनोस को लेकर काफ़ी काम किया है, उनकी कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए काफ़ी काम किया है एशियन राइनोस के लिए। किसने, विभव कुमार तालुकदार ने। तो इस चीज़ के लिए इनको हैरी मेसल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ इन्होंने एक NGO फाउंड की थी अरण्यक 1989 में, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बायोडाइवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभरी है। बात कर लेते हैं IUCN की। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड की गई थी, इस्टेब्लिश की गई थी 1948 में। ये ग्लोबल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर्स है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में IUCN का हेडक्वार्टर्स है। इसका की फंक्शन या की पब्लिकेशंस देखें तो ये रेड लिस्ट जारी करता है ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज विच टॉक अबाउट देयर स्टेटस, अबाउट प्लांट एंड एनिमल स्टेटस, कि प्लांट और एनिमल्स का स्टेटस क्या है, वो एंडेंजर्ड है, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वो एक्सटिंक्ट है, ये सारी बातें करती है रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। IUCN के कुछ प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं, तो स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन है,
वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज है और नेचर बेस्ड सोल्यूशंस है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपसे डायरेक्टली यही पूछेगा कि वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज किसका प्रोग्राम है या किसका इनिशिएटिव है, और आपके सामने ऑप्शन दे देंगे कि CITES साइट्स का, या कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, या वर्ल्ड बैंक का, या आपके सामने IUCN का। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एक प्रोग्राम है या इनिशिएटिव्स हैं, स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन, वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज और नेचर बेस्ड सोल्यूशन, ये सारे ही प्रोग्राम हैं IUCN के। शक्तिकांता दास साहब ने अर्न किया है A+ इन सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024। तो ये आपको याद रखना है, सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 में शक्तिकांता दास साहब को, ये शक्तिकांता दास जी जो गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उनको A+ मिला है, उनको A+ मिला है। ये बात याद रखिएगा। कहाँ पे? सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में। सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 1994 से पब्लिश की जा रही है ग्लोबल फाइनेंस द्वारा। तो ग्लोबल फाइनेंस द्वारा जो सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड एनुअली पब्लिश होती है 1994 से, उसमें 2024 में इंडिया के जो RBI गवर्नर हैं शक्तिकांता दास, उनको A+ मिला है। उनके साथ साथ 2 और लोग हैं जिनको A+ मिला है, वो है डेनमार्क के क्रिश्चियन केटल थॉमसन और स्विट्जरलैंड के गवर्नर, मतलब स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक के गवर्नर थॉमस जॉर्डन। तो ये बात भी आपको हल्का सा याद रखनी है कि 2 और लोगों को A+ मिला है शक्तिकांता दास के अलावा या उनके साथ, ठीक है। फिर बात करते हैं ऑनररी ऑफिसर ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड। तो ऑनररी ऑफिसर ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड दिया गया है गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को। ये प्रेजेंट किया गया था फिजी के प्रेसिडेंट द्वारा राटू विलियम एम कटोनिवर। राटू विलियम एम कटोनिवियर ने क्या दिया है? ऑनररी ऑफिसर ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी। किसको? गुरुदेव श्री श्री रविशंकर साहब को। तो ये बात आपको याद रखनी है, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को ऑनररी ऑफिसर ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी का अवार्ड दिया गया है। किस चीज़ के लिए अवार्ड दिया गया है? फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस टू प्रमोटिंग पीस, यूनिटी एंड अपलिफ्टिंग कम्युनिटीज़ ग्लोबली। तो अपने कंट्रीब्यूशंस के लिए, जिससे क्या हुआ है, जिससे शांति स्थापित हुई है, एकीकृत हुई है, यूनिटी आई है, और साथ ही जो कम्युनिटीज़ हैं उनको अपलिफ्ट किया गया है गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी द्वारा, जिसके लिए उनको ऑर्डर ऑफ फिजी का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट अवार्ड की बात करें तो ANR अवार्ड्स हैं, जिन रेसिपिएंट कौन रहे ANR अवार्ड्स के? तो चिरंजीवी जी को ये ANR नेशनल अवार्ड्स मिला है। प्रेजेंट किया गया था अमिताभ बच्चन जी द्वारा। ऑर्गेनाइजर रहे हैं ANR नेशनल अवार्ड्स के अकिनेई इंटरनेशनल फाउंडेशन। पर्पस क्या रहा है? टू रिकॉग्नाइज आर्टिस्ट फॉर देयर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशंस टू सिनेमा। तो चिरंजीवी को ANR नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान किसने दिया है इनको? ये सम्मान दिया गया था अमिताभ बच्चन द्वारा। किस फाउंडेशन ने? अकिनेई इंटरनेशनल फाउंडेशन। ये बात भी याद रखिएगा। वर्ल्ड सिटीज़ डे ऑब्जर्व किया जाता है 31 अक्टूबर 2024 को, और इस बार की थीम है यूथ लीडिंग क्लाइमेट एंड लोकल एक्शन फॉर सिटीज़। यूथ लीडिंग क्लाइमेट एंड लोकल एक्शन फॉर सिटीज़ इस बार की थीम है वर्ल्ड सिटीज़ डे 2024 की। नेक्स्ट बात करते हैं विजिलेंस अवेयरनेस वीक की, जिसको इनिशिएट किया गया है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन द्वारा। इसका पर्पज़ ये है जो भी करप्शन हो रहा है इंडिया में उसको कॉम्बैट करना थ्रू अवेयरनेस, एजुकेशन एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स। तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक कब से शुरू हुआ है? अक्टूबर 28 से नवंबर 3, 2024 तक। और इस बार की थीम है कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशंस प्रोस्पेरिटी। याद रखिएगा थीम, कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी फॉर नेशंस प्रोस्पेरिटी इस बार की थीम है विजिलेंस अवेयरनेस वीक की। 29 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट, और इस बार की थीम है एजिंग विद डिग्निटी। एजिंग विद डिग्निटी इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट की थीम है, और लंबी थीम है लेकिन एजिंग विद डिग्निटी इसका कीवर्ड है। इसकी थीम है एजिंग विद डिग्निटी, द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग केयर एंड सपोर्ट सिस्टम फॉर ओल्डर पर्सन्स वर्ल्ड वाइड। द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग केयर एंड सपोर्ट सिस्टम्स फॉर ओल्डर पर्सन्स वर्ल्ड वाइड, ये इस बार की थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट की। अक्टूबर 29 को ही सेलिब्रेट किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है 9th आयुर्वेद डे। 9th आयुर्वेद डे ऑब्जर्व किया गया है अक्टूबर 29, 2024 को। इस बार की थीम रही है आयुर्वेद इनोवेशंस फॉर ग्लोबल हेल्थ। आयुर्वेद इनोवेशंस फॉर ग्लोबल हेल्थ। आयुर्वेद डे कब शुरू किया गया था? आयुर्वेद डे शुरू किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2016 में। तो ये भी हल्का सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड याद रखिएगा। अपॉइंटमेंट की चर्चा करें तो अशोक चंद्रा जी को अपॉइंट किया गया है एज नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। ये बात आपको याद रखनी है। पंजाब नेशनल बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन होंगे? तो अशोक चंद्रा जी होंगे।
ये सक्सीड करेंगे अतुल कुमार गोयल जी को, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। अतुल कुमार गोयल जी को सक्सीड करेंगे अशोक चंद्रा जी एज नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ पीएनबी। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय एयरटेल की। तो भारतीय एयरटेल ने अपॉइंट किया है शाश्वत शर्मा को एज एमडी एंड सीईओ, ठीक है। शाश्वत शर्मा जी को अपॉइंट किया गया है एज एमडी एंड सीईओ ऑफ भारतीय एयरटेल। ये किसको सक्सीड करेंगे? ये कि सक्सीड करेंगे गोपाल वित्तल जी को। गोपाल वित्तल जी को सक्सीड करके शाश्वत शर्मा जी क्या बन जाएंगे? एमडी एंड सीईओ ऑफ भारतीय एयरटेल। ये करेंट अभी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रहे हैं एयरटेल, भारतीय एयरटेल के, ठीक है। विपिन कुमार को अपॉइंट किया गया है एज चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो याद रखना है आपको, विपिन कुमार जी को अपॉइंट किया गया है एज चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये विपिन कुमार जी को अपॉइंट किया गया है। इन प्रेडिसेसर कौन रहे हैं? तो इंटरिम चेयरमैन रहे थे एम सुरेश जी और प्रीवियस चेयरमैन रहे हैं संजीव कुमार जी। ये बात भी हल्की सी याद रखिएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो ये स्टैब्लिश हुई थी अप्रैल 1 1995 को, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके नए चेयरमैन कौन हुए हैं? विपिन कुमार जी नए चेयरमैन हुए हैं। इंटरिम चेयरमैन कौन थे? एम सुरेश जी। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की बात करें तो दीपक अग्रवाल जी को अपॉइंट किया गया है एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इनको 5 सालों के लिए अपॉइंट किया गया है दीपक अग्रवाल जी को नेफेड में। नेफेड का फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये अपॉइंट किए गए हैं एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नफीड दीपक अग्रवाल जी। किसको सक्सीड करेंगे? पंकज कुमार बंसल जी को सक्सीड करेंगे। पंकज कुमार बंसल जी को सक्सीड करेंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है नफीड का? बात कर ले नफीड की। तो नफीड जो है ये स्टैब्लिश किया गया था 1958 में। ये प्रमोट करता है इंडियन फार्मर्स के वेलफेयर को, ताकि उनको फेयर प्राइसेस मिले अपनी प्रोड्यूस पे और मार्केट लिंकेजेस हो, ठीक है। मार्केट लिंकेजेस हो, उनके उनके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनका अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन हो पाए, इसलिए नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश की गई थी 1958 में। इट ऑपरेट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड सपोर्ट्स प्राइस स्टेबलाइजेशन फॉर की एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर ऑपरेट करती है नफीद। कौन नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? दीपक अग्रवाल जी, जिन्होंने सक्सीड किया है पंकज कुमार बंसल जी को। सॉल्ट टाइफून नाम का एक चाइनीज एस्पियोनाज ग्रुप है जो कि टारगेट कर रहा है ट्रंप और जेडी वैंस को 2024 यूएस इलेक्शंस के लिए। तो ये बात याद रखिएगा, सॉल्ट टाइफून क्या है? ये चाइनीज एस्पियोनाज ग्रुप है जो कि यूएस इलेक्शंस को टारगेट कर रहा है 2024 के। टारगेटेड इंडिविजुअल्स कौन कौन है? तो जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप साहब और उनके रनिंग मेट है जेडी वैंस। रनिंग मेट कौन होता है? जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए रन करता है। तो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ये टारगेट कर रहे हैं सॉल्ट टाइफून।